Okay. How many chapters done? Yes, actually, one second. One. Actually, ये जो question है, the number of polynomials having 0 as -2 and 5, इसमें 2 zeros है, तो फिर 2 ही solution होना चाहिए ना, but इसमें answer more than 3 दिया हुआ है. Can you share the question on WhatsApp? I cannot see it properly. 1 minute. Yeah. 1 minute. Oh, read the question carefully, रिया. ध्यान से देखो क्या है. देखो, ये मैंने आपसे शायद पहले भी डिस्कस किया. लेट्स से एक पॉलिनोमियल है x² + 3x - 10. ठीक है. और एक दूसरा पॉलिनोमियल है 2x² + 6x - 20. एक तीसरा पॉलिनोमियल है 3x² + 9x - 30. एक चौथा पॉलिनोमियल है 4x² + 12x - 40. ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये चारों सेम है. इट्स जस्ट दैट जब मैं इसमें 2 कॉमन ले लूंगी तो ये ऊपर वाला ही बन जाएगा, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है. तो ऐसे हमें मतलब हमें इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स मिल सकते हैं जिसका आंसर -2 और 5 आए. ठीक है वो Okay, but वो quadratic. कौन सा क्वेश्चन था? बट वो कौन सा क्वेश्चन था जिसमें था कि 2 आंसर से तो फिर 2 ही पॉलिनोमियल्स हुए? 2 आंसर हैं तो क्वाड्रेटिक होती है. पॉलिनोमियल तो हमें इनफाइनाइट मिल सकते हैं, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी हमें. ठीक है, तो इन दोनों चीजों में डिफरेंस है. ओके. Okay, I've got another question which is of cubic. If one of the zeros of the cubic polynomial is -1. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था 3 होते हैं अल्फा बीटा गामा. अल्फा बीटा गामा. -1. प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 zeros क्या होगा? ठीक है, मतलब बीटा और गामा का प्रोडक्ट क्या होगा, यही क्वेश्चन है. यस. अब आपको वो याद है, मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जब ऑड इक्वेशन होती है और इवन इक्वेशन होती है उसका अलग अलग फॉर्मूला होता है. तो क्यूबिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म आई एम राइटिंग ax³ + bx² + cx + d. ठीक है, तो अगर हमें तीनों का प्रोडक्ट निकालना है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, दैट इज इक्वल टू -d/a. कांस्टेंट -d/a. का नेगेटिव. तो अब मुझे पता है कि अल्फा -1 है, राइट? अच्छा, 1 मिनट. अब इस यहाँ पे इक्वेशन ये नहीं है, जो इक्वेशन यहाँ गिवन है वो लिखो. x³ + ax² + bx + c. ठीक है, अब यहाँ पर बट x² के साथ एक ही हुआ है, -3 वो तो x³ के साथ होना चाहिए ना. वो आप इक्वेशन कैसे भी लिख सकते हो, जनरल वो होती है जो हमने की हुई है ax³ + b. ये abc इधर उधर घुमा सकते हैं, बट अगर आपको जनरल पता है तो आप उसके अकॉर्डिंग इक्वेट कर सकते हैं. तो आप ये लिख सकते हो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज -c/1. ये d की जगह है c और x³ का कोफिशिएंट है 1. अब अल्फा की वैल्यू है -1, करेक्ट? तो पुट कर देते हैं. तो बीटा इंटू गामा बन जाएगा c, राइट? बीटा इंटू गामा c. हाँ, क्योंकि ये माइनस से माइनस कट जाएगा ना, तो यहाँ पे c बच जाएगा. ओके. बट अभी हमारे पास c इसमें ऑप्शन में नहीं है. तीनों का प्रोडक्ट. अच्छा, एक वो भी देखते हैं, सम ऑफ रूट्स क्या होता है?
बट सम ऑफ रूट्स नहीं। एक याद है हमने 3 चीजें करी थी, एक था सम ऑफ रूट, एक था प्रोडक्ट ऑफ रूट, और तीसरा था सम एंड प्रोडक्ट टेकिंग 2 एट अ टाइम। मतलब अल्फा C बीटा by A है, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू गामा B C by A। सी बाई। तो यहाँ पे सी जो है वो बी है, राइट, और जो ए है दैट इज 1। अब जहां जहां अल्फा है उसकी जगह नेगेटिव पुट कर देते हैं, तो माइनस बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की जगह यहाँ पे -1। तो माइनस बीटा प्लस बीटा गामा माइनस गामा इक्वल टू बी, राइट। तो बीटा गामा आ गया, बीटा प्लस, ये क्वेश्चन ठीक है। मैं एक बार इसका सॉल्यूशन भेजूं? नहीं नहीं, देखो आपको ये क्लियर हो गया ना, यहाँ से मैं बताती हूँ आपको, ये क्लियर है। इसको अभी थोड़ा साइड में रखते हैं। ये वाली चीज क्लियर है कि बीटा गामा इक्वल टू सी कैसे आई। यस। हाँ, अब इसको ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ। अभी हम इस पे वापस आएंगे क्योंकि ऑप्शंस में सी से रिलेटेड कुछ नहीं है ना, तो इसलिए हमें अब थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। हमारे पास इक्वेशन थी एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये बोल रहे हैं कि -1 इसका 0 है। -1 0 है, तो मतलब जब हम x की जगह -1 डालेंगे हर जगह, तो आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, तभी वो 0 0। होगा। तो -1 प्लस से माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, राइट। यस। तो हम यहाँ पे c की वैल्यू निकाल सकते हैं, c को अकेला छोड़ते हैं और सब कुछ वहां लेके जाते हैं। माइनस ए प्लस बी प्लस 1 A। ये होगा। तो बीटा यस। गामा इक्वल टू सी था, और सी किसके इक्वल है? इसके। तो देखो ऑप्शन A कौन plus सा मैच B कर, plus 1 ए के आगे माइनस होना चाहिए और बी और 1 के आगे प्लस होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है विच इज सेटिस्फाइंग? C। सी कैसे ओके ओके, A है, है ना, A है। ए के आगे। तो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन क्योंकि इसमें 2 चीजें यूज हो रही है। एक तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्यूबिक में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाय ए होता है, वहां से हमें सी के इक्वल मिल गया। अब ऑप्शन सी भी हो सकता था, सी मतलब यहाँ पे ऑप्शन में ए बी सी डी आपको ऐसे भी दिया जा सकता था कि सी या ए या बी, तो उसमें आप सी चूज कर लेते, लेकिन ऑप्शन में ए और बी के टर्म्स में है, तो ओके। इसलिए आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल सी। आप कैपिटल सी से कंफ्यूज मत होना, स्मॉल सी की बात कर, तभी हमने ये पूरा किया है। गॉट इट? यस। इसमें आंसर पॉजिटिव कैसे हो सकता है? 1 minute. The zeros of the quadratic मुझे लग रहा है कि polynomial, नेगेटिव होना चाहिए। चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, ठीक है। तो आप फॉर्मूला पुट करोगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। -4 तो माइनस के प्लस माइनस अंडर द रूट के स्क्वायर माइनस 4k ओवर 2, करेक्ट? यही होगा। यस। माइनस के प्लस माइनस, यहाँ से k कॉमन लिया बट कुछ आएगा नहीं यहाँ से, k -4/2। अब ये माइनस है ना k का, ठीक है, ये भी माइनस है। लेट्स से मैं आपको एक नंबर लिख के दिखाती हूँ, -2 प्लस माइनस अंडर द रूट लेट्स से 5 ओवर 2। जब आप इसको ओपन करोगे तो -2 प्लस √5/2 आएगा। वो मैं आपको एक एग्जाम्पल यस। बता रही हूँ, और एक आएगा -2 माइनस √5/2। तो ये दूसरा रूट है ना, ये तो पूरा ही नेगेटिव है, नेगेटिव टू नेगेटिव। दूसरा भी प्लस है। हाँ, तो इसीलिए तो दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, तो इसीलिए तो आंसर ए है, क्योंकि ये तो आई नेगेटिव रहा है। ओके। श्योर? यस।
जिसमें डिजिट पूछी हुई है ना उसमें इतनी डिफिकल्टी नहीं हो रही, बट जिसमें पूछा हुआ है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है उसमें हो रही है। बताओ ऐसा कौन सा मैसेज है? और कौन मुझे डर सा? इसलिए लग रहा है क्योंकि साइंस का पेपर टफ था कि मैथ्स का भी बहुत ज्यादा टफ ना आ जाए। नहीं आएगा। अगर आपके, मैं आपको हमेशा से एक बात बोलती हूँ, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डिफिकल्ट इजी कुछ नहीं होता, आराम से हो जाता। Okay, I've got the question. It says the zeros of the quadratic polynomial कैसे होंगे? 127 प्राइम नंबर है, किससे डिविजिबल है? किसी What? से भी नहीं है, किसी से भी नहीं है ना 127 तो। हाँ, किसी से भी नहीं है, तो 99 के फॉर्म में। तो ये आपको सिर्फ वही करना पड़ेगा, -99 प्लस माइनस अंडर द रूट 99 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 127 इंटू 1/2। ठीक है, तो इसके और दोनों ऑप्शन क्या है? इसके 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव और एक है बोथ इक्वल। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करना है। 99 का स्क्वायर आप कैसे निकालोगे? 100 - 1 लिख सकते हो 99 को, तो इसको एक्सपैंड कर लो। ये मैंने क्या किया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे ही ओपन करते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर को। तो 9, हाँ, तो ये हो जाएगा 9800 प्लस 1 9801। ठीक है, 9801 माइनस 7 इंटू बट 4। एक्सपैंड करना जरूरी है, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते। बिल्कुल लिख सकते हो, मैं आपको बस इजी मेथड बता रही थी। एक्चुअली ना ये मेथड करेंगे तो फिर ना मुझे थोड़ा टफ लगेगा, एक बार डायरेक्ट कर लें 99 के स्क्वायर को। करो करो बिल्कुल। 9 into 9 81, 9 into 9 81 plus 8 891, 9 into 9 81, 891 1 0 8 and then 9। आप करो। So this will be 9303। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना। -99 प्लस माइनस, आप ये जो है ना, ये किसके स्क्वायर के आसपास है? 100 के स्क्वायर के। आपको ये पता होना चाहिए, इजी से स्क्वायर के, है ना। 10,000 इसके आसपास है ना, 9300 के। तो मैं इसको 100 लिख रही हूँ क्योंकि वैल्यू तो पूछी नहीं है, साइंस पूछे, तो इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेट कर लिया। तो एक हो जाएगा -99 प्लस 100/2, एक हो जाएगा -99 माइनस 100/2। ठीक है, तो ये तो नेगेटिव ही आ गया, ये आएगा 1/2। 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव आ रहा है, दोनों ही नेगेटिव नहीं है। -99 प्लस 100 विल बी, एक सेकेंड, 93। अगर हम 99 के उसमें कुछ माइनस कर रहे हैं तो वो 99 से तो छोटा होगा। 1 मिनट, एक बार ये ध्यान, इसका आंसर बोथ नेगेटिव है रिया। 1 सेकेंड, यस बोथ नेगेटिव है। एक तो आ गया, अब इसको ध्यान से देखना, ये 99 का स्क्वायर ही था, इसमें से हमने कुछ माइनस किया, है ना। तो अब जो ये बनेगा, ये 99 के स्क्वायर से तो छोटा बनेगा ना। ये नहीं पता 98 बनेगा या 97 बनेगा, बट 99 के स्क्वायर से छोटा होगा, तो इसको हम 98 Yes. लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, हमें ये पता है कि छोटा है, बट कितना छोटा है वी डोंट नो दैट। तो ये -1/2 और ये नेगेटिव हो जाएगा। 100 हम तब करते हैं जब हमें उसका आंसर अप्रोक्सीमेटली निकालना होता है, बट यहाँ पर हमें पॉजिटिव नेगेटिव है और उससे 100 लेने से पॉजिटिव आ रहा है, विच वुड बी रॉन्ग, राइट। तो इसलिए बोथ नेगेटिव आ जाएगा यहाँ। ठीक है, चेक करो सारे स्टेप्स, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क।
नो, इसमें सिंपल ही किया है ना, मतलब जीरो फाइंड करनी है आपके फॉर्मूले से। अप्रोक्सीमेटली कर ली, एग्जैक्टली नहीं करी। जब दोनों नेगेटिव साइंस होते हैं तो पता ही है कि नेगेटिव ही आएगा। जब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो डिपेंड करता है कि बड़े नंबर के आगे क्या है, वही वाला साइन आए। मैं ना एक बार सारे ही कर रही हूँ शेयर इस चैप्टर के, क्योंकि मेनली तो इसी में प्रॉब्लम है। लीनियर इक्वेशंस मैंने कर लिया अच्छे से। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 और 6। 1 मिनट में सारे कर रही हूँ। बोथ। ओके, let me know when you share all of them. Okay, ओके, कर रही हूँ शेयर। done. यस। Okay, firstly question number 6 जो first page है, if the zeros of the quadratic polynomial are equal, मतलब जैसे एक अल्फा है तो दूसरा भी अल्फा, ठीक है, तो उससे आपके पास जीरोस इक्वल आ गए ना, तो मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी, जो हमने डी पढ़ा था। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो गया, ठीक है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac हो गया, माइनस 4ac। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बी स्क्वायर एक ऐसी चीज है जो हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर है, और स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आता रियल नंबर्स का, करेक्ट। आप नेगेटिव लोगे तब भी स्क्वायर पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव लोगे तब भी पॉजिटिव आता है, isn't it? तो हम कह सकते हैं कि 4ac को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, अगर लेफ्ट साइड पॉजिटिव है और उसके इक्वल कुछ राइट साइड है उसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, राइट। तो अब 4 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ए और सी का कुछ नहीं पता, तो अगर ए नेगेटिव है तो सी को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, ए पॉजिटिव है तो सी को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। दे कांट बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव एट सेम टाइम, क्योंकि इससे रिजल्ट नेगेटिव आएगा। जैसे -2 into 3 करेंगे तो -6 आएगा ना, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पॉजिटिव है तो राइट साइड भी पॉजिटिव चाहिए। गॉट द पॉइंट? तो सेम साइन होने चाहिए। सेम साइन होने चाहिए, यस, दैट इज सी ऑप्शन। ओके। क्लियर है? C and A can have it. Yes. If one of the zeros of the quadratic polynomial is negative of other, मतलब ये हमने किया हुआ है, एक अल्फा है तो दूसरा नेगेटिव अल्फा होगा, तो सम क्या होता है इस केस में? रूट्स का सम क्या होगा? किसके? -b/a। नहीं, इन दोनों अल्फा और माइनस अल्फा को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 0। 0। तो मतलब सम जो है 0 है, मतलब -b/a 0 है, a वहां जाएगा, 0 इक्वल टू -b, माइनस वहां जाएगा, तो हम बोल सकते हैं b 0 है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो b है ये x का कोफिशिएंट होता है इक्वेशन में, मतलब लीनियर का, तो इक्वेशन में कोई भी लीनियर टर्म नहीं होगी, करेक्ट। और जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? c/a। तो जो प्रोडक्ट होगा, मतलब अल्फा इंटू माइनस अल्फा करोगे तो वो क्या आना चाहिए? नेगेटिव, मतलब सी क्या आना चाहिए? नेगेटिव। तो इसलिए आंसर वुड बी ए ऑप्शन। तो इससे हमें दो चीजें पता चलती हैं, जब एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल होता है। फर्स्ट इज कि
सम 0 होगा, और सेकंड इज कि जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव होगा हमेशा, इसलिए सी नेगेटिव हो गया। जो ये ना कांस्टेंट, क्वेश्चन थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग है, मतलब लास्ट में कंफ्यूजिंग लग रहा है थोड़ा। बताओ। नेगेटिव आप ना एक बार मुझे लास्ट तक समझा दो। क्या समझा दो फिर से? लास्ट स्टेप। ये क्लियर हो गया कि बी की वैल्यू 0 आएगी। बी की वैल्यू 0, इसके आगे नहीं हुआ। हमारे पास बचा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, है ना? ये वाली टर्म तो गायब ही हो गई क्योंकि बी 0 था। अब तो जो अब देखो कि अल्फा और माइनस अल्फा, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? 0। प्रोडक्ट, नॉट सम, प्रोडक्ट। नो नो, माइनस अल्फा माइनस अल्फा। तो माइनस अल्फा स्क्वायर हो गया ना, जैसे 2 इंटू -2 क्या होगा? -4 हो जाएगा, है ना? तो अल्फा आ गया। तो नहीं, व्हाट आई एम सेइंग इज कि प्रोडक्ट जो है वो हमेशा क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला है, प्रोडक्ट हमेशा ही नेगेटिव होगा। तो जो प्रोडक्ट होता है वो यस। क्या होता है? सी बाय ए। सी बाय ए की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब कांस्टेंट को नेगेटिव होना पड़ेगा, दैट्स ऑल। यही बट तो। इसमें हैज नो लीनियर टर्म। हाँ, तो लीनियर टर्म होती है एक्स वाली, वो तो पहले ही चली गई ना, यहीं पे चली गई थी जब हमारा बी ओके। 0। देखो, मैं आपको एक बार इक्वेशन लिख के दे दूं। ये होती है क्वाड्रेटिक वाली टर्म, ये होती है लीनियर वाली टर्म, और ये होती है कांस्टेंट। अब बी 0 हुआ तो ये पूरी टर्म एलिमिनेटेड। एक बार इसको देखो, समझो, नहीं होता तो आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। एक बार ये वाला क्वेश्चन आप मुझे दोबारा समझा दो, मुझे ना कंफ्यूजन हो रही है इसमें। आप मुझे बताओ क्या क्या स्टेप्स होंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है। जितना समझ आया पहले वो बताओ। कि जो बीटा है वो नेगेटिव है। बीटा, आई मीन बी। ये समझ आया। नेगेटिव कैसे है? सी नेगेटिव है। ध्यान से सुनो, एक रूट दूसरे रूट का नेगेटिव है, मतलब एक रूट अगर 2 है तो दूसरा -2 है। तो जब भी ऐसा केस होता है ना, तो सम ऑफ रूट्स जो होते हैं, मतलब अल्फा प्लस माइनस अल्फा 0 हो जाएगा, और सम ऑफ रूट्स होते हैं -b/a। अगर मैं इक्वेशन से उठाऊं तो -b/a 0 हो जाएगी। a वहां लेके गए, a 0 से मल्टीप्लाई हुआ, 0 बन गया। नेगेटिव वहां चला गया तो ये भी 0 बन गया, तो b की वैल्यू ये भी 0। तो b जब 0 बन जाता है ना, तो x वाली टर्म हट जाएगी, सिर्फ आपके पास ax² + c बचेगा। तो जब x वाली टर्म ओके। हटी, इस हटने को हम बोलते हैं कि देयर इज नो लीनियर टर्म इन द इक्वेशन नाउ। एक क्वाड्रेटिक है और एक कांस्टेंट है, राइट? तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, लीनियर टर्म हट गई। उसके बाद जब हमने दोनों का प्रोडक्ट किया, अब हम प्रोडक्ट पे आ रहे हैं, सम का पार्ट खत्म, -α²। हमने देखा कि प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव आ रहा है। प्रोडक्ट क्या होता है? c/a, तो मतलब c/a नेगेटिव आएगा, तो मतलब c नेगेटिव आएगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि कांस्टेंट नेगेटिव है। ओके। हम असर्शन रीजन करें। ये वाला क्लियर है? हम्म। ओके।
Question number 1. If the zeros of the quadratic polynomial are both positive, then ABC all have the same sign. ठीक है, ये बोल रहे हैं कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों ही रूट्स पॉजिटिव हैं, जैसे 2 और 3, ठीक है, तो ABC जो होगा वो तीनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। बट क्या ये सच बात है? If two of the zeros of a cubic polynomial are zero, then it does not have linear and constant term. अब ये बोल रहे हैं, इसका जो रीजन दे रहे हैं, ध्यान से देखना, रीजन बहुत अच्छा है। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। कह रहे हैं इसके जो दो जीरोस हैं, अब इसके आंसर आते हैं 3 क्योंकि ये क्यूबिक है, इसके दो आंसर 0 हैं, ठीक है। Then it does not have linear and constant term. Obviously linear और कांस्टेंट टर्म नहीं होएगी। लीनियर टर्म है ये वाली। लीनियर टर्म कैसे आती है? अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, है ना। और डी कैसे आता है? जब तीनों का प्रोडक्ट होता है। अब दो जीरो है तो ये तो पूरा जीरो ही बन गया ना, दो रूट जीरो है तो अल्फा और बीटा 0 0 हो गए, तो प्रोडक्ट कांस्टेंट डी, मतलब विच इज करेक्ट। ऐसे ही बीटा गामा गामा ये भी 0 है, इनमें से दो भी 0 है तो ये भी 0 बन जाएगा, राइट। तो हमारी दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई। बट इसका रीजन ये नहीं है, दिस इज टोटली डिफरेंट थिंग। तो assertion इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। अब assertion फॉल्स क्यों है मैं वो भी बता रही हूँ। assertion में था क्या मतलब? हाँ वही मैं आपको बता रही हूँ कि assertion में था क्या। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वेशन है, ये बोल रहे हैं कि दो अगर हमारे पास पॉजिटिव रूट्स हैं तो a b c भी पॉजिटिव होंगे। देखते हैं कि है या नहीं। इन दोनों का सम क्या होगा भैया? 5 सम माइनस d बाय नहीं ऐड divided करो, ऐड और प्रोडक्ट 6 है ना। हमें पता है कि अगर मेरे पास हमारे पास सम और प्रोडक्ट है, हम उसको सीधा इस इक्वेशन में पुट करते हैं, हमें मिल जाती है इक्वेशन, है ना। क्या इसमें ए बी सी तीनों पॉजिटिव हैं? ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी मतलब -5 और सी मतलब, क्या तीनों पॉजिटिव हैं? तो ये फॉल्स हो गया ना, तभी ये फॉल्स हुआ, ठीक है। तो आप ऐसे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, उनका सम करो, प्रोडक्ट करो और इसको जनरल फॉर्म में पुट कर दो, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसीलिए, बट ऐसे कोई भी टाइप के क्वेश्चन के लिए। ओके करें नेक्स्ट। The value of k for which the quadratic polynomial kx square plus x plus k have equal zeros are plus minus 1/2। ये पूछ रहे हैं k की वैल्यू for which the quadratic polynomial के ये दोनों zeros हों, और इसका रीजन दे रहे हैं for all the three zeros of the cubic polynomial x cube plus ax square minus bx plus c are positive। ये बोल रहे हैं तीनों पॉजिटिव हैं, प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देन एट लीस्ट वन ऑफ एबीसी, इन तीनों में से कोई एक नॉन नेगेटिव होगा, ठीक है। वन मिनट, ये कैसे हो सकता है? 3 नंबर लो जो पॉजिटिव हो, कोई भी ले लो, 2 3 4 ले लें। यस इन तीनों का सम करो, क्या होएगा? 9 9। प्रोडक्ट करो, 24 सम एंड प्रोडक्ट दो दो करके, 2 into 3, 3 into 4 6 12 और 2 and 4 plus 8 कितना हो जाएगा? 26। 8 ठीक है। अब
आपको पता है कि सम होता है माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट होता है सी बाई ए, और सम एंड प्रोडक्ट होता है, सॉरी, प्रोडक्ट होता है माइनस जी बाई ए, और सम एंड प्रोडक्ट होता है सॉरी सी बाई ए। क्यूबिक की बात हो रही है, क्वाड्रेटिक की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो अब ये 9 जो है वो माइनस बी बाई ए के इक्वल होगा, राइट। इसकी भी एक इक्वेशन होती है जैसे क्यूबिक की होती है ना, एक्स क्यूब माइनस एस एक्स प्लस पी, सॉरी एस एक्स स्क्वायर बट प्लस पी एक्स स्क्वायर, ये पी एंड एस है, सम एंड प्रोडक्ट माइनस प्रोडक्ट इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारा एस आया था 9, ओके बस इसकी वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं कि कोई नॉन नेगेटिव आ रहा है। 9, 24 एंड 26, ठीक है। तो ये आ गया एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x स्क्वायर माइनस 26 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखना कि जो इक्वेशन दे रखी है ना उसमें b के आगे माइनस है, तो मतलब यहाँ भी माइनस लगना था, तो तीनों नेगेटिव आ गए। जो इक्वेशन दे रखी है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स, यस तो तीनों तो हमारा जो ये रीजनिंग है ये फॉल्स हो गई, ठीक है। अब हम देखते हैं असर्शन, ओके क्योंकि कोई भी पॉजिटिव नहीं आया, सारे नेगेटिव है, ठीक है, इसलिए फॉल्स हुई है। ओके अब ये बोल रहे हैं कि के की क्या वैल्यू होगी कि इक्वल 0, इक्वल 0 मतलब डी इक्वल टू 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी मतलब 1 का स्क्वायर 4 इंटू के। एक बार देखते जाओ, 1 माइनस 4 के स्क्वायर इक्वल टू 0, विच विल गिव यू 1 इक्वल टू 4 के स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय 4, और के की वैल्यू प्लस माइनस 1। ये बिल्कुल ठीक है। जब हमने रूट्स के 0 रखा मतलब इक्वल है, तो हमारी के की वैल्यू यही आ रही है, तो इसका आंसर होना चाहिए कि ए ट्रू है पर रीजनिंग फॉल्स है। ओके अब जो नेक्स्ट है असर्शन रीजनिंग है या कुछ और है, एक बार आप ट्राई करो, दोनों असर्शन रीजनिंग ही है बस। थर्ड वन आप ट्राई करो। असर्शन तो ट्रू है। अगर 2 पॉइंट्स पे एग्जैक्टली टच करते हैं तो फिर क्वाड्रेटिक होता है, कैन यू प्लीज रिपीट योर बट क्वेश्चन? ये क्वाड्रेटिक कैसे हो सकता है फिर? इट नीड नॉट बी अ रीजन नहीं quadratic. समझ आया। It says if the graph of a polynomial intersects the x-axis at exactly 2 points, it need not be a quadratic. Correct? See, I'll tell you why. जरूरी नहीं है कि वो क्वाड्रेटिक हो, मतलब कुछ और भी हो सकती है। अब जैसे आपको पता है कि ऐसे भी रूट्स होते हैं, ये क्वाड्रेटिक ही है पैराबोला, जब ऊपर रूट्स होते हैं तो मतलब रियल रूट्स नहीं है, तो ये क्यूबिक में भी तो हो सकता है। लेट्स से क्यूबिक कर्व बनाती हूँ मैं, ठीक है, या फिर कोई भी कर्व वो ऐसे जा रहा है, वेट, वो इसके बाद ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो अब ये 2 बार ही कट कर रहा है, और यहाँ पे ये इमेजिनरी हो रहा है, मतलब एक्स एक्सिस पे कट ही नहीं कर रहा, तो फिर भी ये क्वाड्रेटिक थोड़ी है, तो सही तो हो गया रीजन। यही बोल रहे थे ना कि पॉलिनोमियल अगर दो एक्स एक्सिस पे अगर 2 जगह कट कर रहा है डजंट मीन वो क्वाड्रेटिक होगा, ये हमने प्रूव कर दिया। ओके तो फिर क्वाड्रेटिक कौन से केस में होगा फिर? क्वाड्रेटिक हो सकता है बट क्वेश्चन है नीड नॉट बी, मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा होगा, बट जरूरी नहीं है कि और कुछ नहीं हो सकता, और भी कुछ हो सकता है, ठीक है।
बट ये तो assertion, दिया हुआ है कि एक्सप्लेनेशन नहीं है। हाँ दोनों करेक्ट है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि वो कुछ assertion ऊपर वाला कुछ और बात कर रहा है और नीचे वाला कुछ और बात कर रहा है, ठीक है। दे आर नॉट रिलेटेड, दे आर रिलेटेड टू, मतलब दोनों ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं बट क्या बात कर रहे हैं दैट इज डिफरेंट। ओके। फोर्थ एज वेल, हम्म। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ इज एन इजी वन। assertion देखते हैं। if the zeros of the quadratic polynomial then the value of k, ये तो आप कर सकते हो। x की जगह -3 डालना है बस और देखना है कि k क्या आ रहा है। k is 4/3 दिया हुआ है बट अच्छा मतलब चेक करना है वो। यस, तभी तो वो ट्रू या फॉल्स होएगा। 1 minute। k की जगह पुट करना है या x की जगह? जो रूट्स होते हैं वो तो x होते हैं ना, k तो हमें निकालना है कि 4/3 आएगा या नहीं। k is equals to तो 9 आ रहा है, 4/3 कैसे हो सकता है? k -1 into 9 plus 3k plus 1, करेक्ट। अच्छा -3 है, माय बैड, दिस विल बी नेगेटिव। तो 9k -9 -3k plus 1 equal to 0. So that will be 6k -8 equal to 0. 6k equal to 8. K equal to 8/6, which is 4/3. Got it? 1 minute। ओके। Now B says reason. assertion तो करेक्ट है। If -1 is the zero of the polynomial, then the value of k is -2. Same way, do it. Minus अगेन मेरा -2 नहीं 2 ही आ रहा है इसमें। चेक करते हैं। नहीं नहीं, माइनस है, मैंने गलती से 4 लिख दिया था, -4 है। बट अब आप देखो कि दोनों ही ना क्वेश्चंस हैं, किसी का कोई रीजन थोड़ी है ना, तो दैट्स व्हाई रीजन इज नॉट एन बट रिलेटेड है, सेम ही क्वेश्चन है ना। बट हाँ, बट क्या रीजन है क्या ऊपर वाले का? नहीं ना, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, दोनों इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन टाइप सेम है, पर दोनों का कोई एज सच वो नहीं है कि इसकी वजह से हमें उसका रिलेशन मिल रहा है या कुछ, राइट? हम्म। वो जो चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स, उसमें एक केस था ना जिसमें बताना था टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। राइट। आप एक बार मुझे उसका बता दो। वो चैप्टर मैंने रिवाइज तो कर लिया पूरा, बट इसमें कंफ्यूजन हो रही है। मुझे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन बताओ कि उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। 1 मिनट, 1 मिनट। 2.13 डबल 1। 2 पॉइंट। मैं सेंड ही Yeah. 1 सेकेंड में सेंड ही कर रही हूँ। ओके ओके। 11 and 12। Okay. So the number 1.732 is what type of number? अब देखो, सबसे पहले एक बार इसको समझ लेते हैं कि रैशनल इरैशनल होते क्या क्या है। ठीक है? तो रैशनल नंबर वो होते हैं जो p बाय क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, क्यू जीरो नहीं हो सकता। और इरैशनल जो नहीं लिखे जा सकते, नहीं लिखे जाने का मतलब है कि पता ही नहीं है कि डिनोमिनेटर में कितने नंबर्स आने, कितनी जीरोस आनी है। ठीक है, तो इसलिए उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, अब इसमें ना दो टाइप की फ्रैक्शंस होती हैं। जैसे एक तो होती हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब आपको मीनिंग पता होना चाहिए इनका, मैंने आपको पहले सॉरी, व्हाई आई एम राइटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब रुक जाना, ठीक है। और नॉन रिपीटिंग, जो एंड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2.5, आप इसको 25/10 लिख सकते हैं ना, तो ये बिल्कुल p बाय क्यू फॉर्म है, ये रैशनल नंबर है। बट अगर कोई नॉन तो टर्मिनेटिंग है, टेल मी। तो ये जो है इसे 1732/1000 लिख सकते हैं ना फिर। हाँ, तो इसलिए ये रैशनल है। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रुक नहीं रही, लेकिन रिपीट हो रही है, जैसे 0.242424 एंड सो ऑन। इसको हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। ठीक है, ये हमने 9th ग्रेड में किया था। अभी आपसे ये नहीं पूछेंगे कि कैसे करना है, आई गेस ये 9th का ही क्वेश्चन है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग रैशनल हो जाता है। लेकिन जो ना ही रुक रहा हो और ना ही रिपीट हो रहा हो, वो जो होते हैं वो इरेशनल होते हैं। अब जैसे मैंने बोला 0.1 2 3 4 5 6 और ये चलता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा कहीं। ठीक है, तो मतलब कोई पैटर्न ही नहीं है जो रिपीट हो रहा है। अब पैटर्न ही नहीं है तो मैं अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज करने लगूंगी, मुझे क्या पता कितनी जीरोस आनी है, तो ये फ्रैक्शन तो बन ही नहीं पाई ना, तो इसलिए ये इरेशनल है। करेक्ट। सो दैट्स वाई जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो इरेशनल है, क्योंकि उसमें पैटर्न नहीं है। आपको लगेगा अच्छा 1 3 1 3 तो है, लेकिन हर बारी बढ़ रहा है वो, तो वो अलग अलग है। हाँ पैटर्न सेम होना चाहिए। जैसे 1 3 1 3 1 3 ऐसा चलता जाए चलेगा, रैशनल बन जाएगा। लेकिन इसमें नंबर्स कभी बढ़ रहे हैं, कभी जो भी चेंज हो रहे हैं, तो वो इरेशनल हो जाता है। ओके 1 मिनट। अभी इस चैप्टर में नहीं था, अब ना ट्रायंगल से है क्वेश्चन। ओके, मैं ना एक बार सारी शेयर कर रही हूँ ट्रायंगल के। ओके।
दैट्स इट, इतना ही है। बट जैसे ही जिस भी ट्रायंगल की क्वेश्चन में एक्स आ जाता है ना, उसमें मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, और अब तो मैं इतने टाइम बाद रिवाइज किया मैंने आज, तो फिर मुझे याद ही नहीं आया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं. If D is a point on the side QR of triangle PQR such that okay, PD is perpendicular to QR. एक ट्रायंगल है PQR और PD जो है वो QR के परपेंडिकुलर है. 1 सेकेंड, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन नहीं भेजा? नहीं, आपने सेकंड से भेजा है डायरेक्ट. मुझे ना रीजन तो समझ आ गया उसका, एक बार मैं असर्शन बोल देती हूँ एक बार। Assertion में है, if in two triangles one of the acute angle of one triangle is equal to an acute angle of the other triangle, then the triangles will be similar. ऐसा कुछ कह रहे हो कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल और ये सिमिलर हो जाएंगे? नो. बट इसमें ट्रू दिया हुआ है। जितना मुझे समझ आया जो आपने बोला उस हिसाब से ट्रू नहीं होगा. आप मुझे एक बार स्टेटमेंट भेज दो. यस, मैं भेज रही अगर टू एंगल्स हैं तो यस, वन एंगल है तो नो. हूँ। टू राइट ट्रायंगल्स है, एंगल तो वन ही है। ओके, तब तो ठीक है. राइट एंगल्स, आई डिडंट हियर राइट एंगल्स. ठीक है, तो ये दोनों तो 90 90 एक एंगल और इक्वल हो गया, तो ए प्रॉपर्टी से सिमिलर हो गए ना, तो ट्रू तो है. बट इसमें तो एक्यूट एंगल दिया हुआ है ना। एक्यूट डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कि इक्वल होने चाहिए. राइट राइट तो 90 ही होते हैं, वो तो इक्वल होंगे ही, प्लस साथ में एक और एंगल इक्वल हो गया, तो ए प्रॉपर्टी से दोनों सिमिलर हो जाएंगे. ओके, राइट एंगल दिया हुआ है तो फिर 90 डिग्री तो होगा ही, एंड एंगल भी। For the second one, it says if D is a point on side QR of triangle PQR such that PD, इसकी मैंने फिगर बना दी है, PD is perpendicular to QR. 1 minute. PD is perpendicular to QR. तो ये पूछ रहे हैं कि ट्रायंगल PQD RPD के PQD और RPD दोनों वो हो जाएंगे सिमिलर. बिल्कुल भी नहीं होंगे. हाँ, क्योंकि सिर्फ 90 90 इक्वल है ना, इनके बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है. ये एंगल, ये दोनों एंगल की इक्वल हैं या नहीं. सिर्फ एक एंगल इक्वल है, दो या दो से ज्यादा, मतलब दो या तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं तब हमारा ट्रायंगल सिमिलर होता है ना. तो फर्स्ट इज नो. इन द फिगर गिवन बिलो, कहाँ है फिगर, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी. वेट, एंगल डी और सी इक्वल हैं, ठीक है, और ADE और AC भी सिमिलर होंगे होंगे क्योंकि एंगल है दोनों में कॉमन आ रहा है ना, छोटे में भी और बड़े में भी, तो इसलिए assertion false है लेकिन रीजन ट्रू है. ओके। ठीक है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 भेज देना। In an equilateral triangle of side 3√3, then the length of the. इसमें असर्शन समझ नहीं आया, रीजन आ गया। ठीक है, तो आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड है 3√3. आपको पता है कि ये सारे 3√3 होते हैं. हाइट कैसे Yes. निकालते हैं, √3/2 इंटू साइड. ये फॉर्मूला होता है हाइट निकालने का इक्विलेटरल ट्रायंगल. इसका और मेथड भी है, मैं आपको दोनों बता देती हूँ. साइड में डाला आपने 3√3, ये हो जाएगा 3 इंटू 3/2 9/2 विच इज 4.5. तो ये बिल्कुल ठीक है. और अगर आप परपेंडिकुलर 3 into 3/2 कैसे लिखा? √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, और 3, एक ओके। ऑलरेडी था. ठीक है, तो 9/2. या फिर आप एक और चीज कर सकते हो, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता तो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ABC ट्रायंगल में, तो इक्विलैटरल का जो परपेंडिकुलर होता है ना वो नीचे वाले बेस को आधा आधा कर देता है. तो मैंने 3√3 का आधा आधा कर दिया. ध्यान से देखना, ये 90 डिग्री भी. बस पाइथागोरस थ्योरम निकाल से आपकी हाइट आ जाएगी. मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ. AB का स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. मैंने भी ये वाला ट्रायंगल लिया है. ठीक है,
सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। AB का स्क्वायर मतलब 3√3, मतलब 9 × 3 27 हो जाएगा। AD का स्क्वायर मतलब 27/2 हो जाएगा। सॉरी, BD का, AD एज इट इज रहेगा क्योंकि वो हाइट है। तो AD स्क्वायर हो जाएगा 27 - 27/2, तो ये हो जाएगा 54 - 27/2। कोई गड़बड़ हुई है, अच्छा ये 4 हो जाएगा, सॉरी 2 का भी तो स्क्वायर होगा ना। तो दिस विल बी 7 × 4 28, 7 × 2 40, 168 - 27/4। इसको सॉल्व कर देना, you'll get the same answer. एंड नेक्स्ट ना मैंने आपको स्केल फैक्टर भेजा, वो हमने किया तो था नहीं, वो एनसीईआरटी में भी नहीं था, बट इसमें ना दोनों बुक्स में दिया हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, हम केस बेस्ड भेज रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1 स्केल फैक्टर वाला। मैंने किया था, आपको याद होगी कि मैंने आपको एक दिन इसके सारे क्वेश्चंस करा दिए थे। कुछ भी नहीं है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था। जब आप घर बनाते हो तो सबसे पहले मैप बनता है घर का, है ना। जो डायमेंशन मैप की होती है, क्या वही डायमेंशन रूम की होती है? नहीं ना, रूम तो बहुत बड़ा है और पेपर में हम मैप बनाते हैं छोटा सा, करेक्ट। लेकिन हम वो ऐसे बनाते हैं कि हाँ, कि मतलब अगर हम यहाँ पे सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो हम लिख देंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 मीटर्स, ठीक है। मतलब एक रिलेशन लिख देंगे, वही होती है हमारी ये वाली स्केल फैक्टर, इसी को ही हम स्केल फैक्टर कहते हैं। अब इस ये था इसका एप्लीकेशन, बट अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो आप भेजो मुझे। क्वेश्चन मैंने आपको नेक्स्ट दिया हुआ है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं एक बार। एक बोट है, वैसे उसको स्केल model फैक्टर करना जरूरी है? कर लो, इजी है, बहुत इजी है। अब ये ध्यान रखना कि जो भी मॉडल बनाते हैं उसका छोटा होता है और जो रियल होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। जैसे ओके। अब बोट का जो मॉडल होगा और जो बोट होगी उनका तो मॉडल को मैं M से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और बोट को बोट से, तो 1:4 हो जाएगा, ठीक है। ओके। The model is 120 centimeter long, मतलब 1 की जगह हमें चाहिए 120 centimeter. The full size of the boat has a width of 6 centimeter. Sorry, length of model है 120 centimeter. मैं इसके नीचे M लिख रही हूँ ताकि पता चल जाए ये मॉडल का है। और बोट की फुल साइज ऑफ द, अच्छा विड्थ है, विड्थ मतलब ब्रेड्थ, ब्रेड्थ ऑफ बोट है 60. What is the width of the scale model? Okay, तो अब आप ध्यान से देखना। तो अगर मॉडल की लेंथ 120 है तो हम बोल सकते हैं कि बोट की लेंथ 120 × 4 480 होगी। यहाँ पे 120 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे 120 से ही करेंगे, ये हमारी लेंथ आ गई, ठीक है। 120 × 4। हाँ, सेम बनाने के लिए, वैसे रिक्वायर्ड नहीं है, बस ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखना, अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या दिया हुआ है, M/B 1:4 है। अब ये बोल रहे हैं कि बोट की असली जो विड्थ है ना वो 60 है, तो हम 4 से 60 पे कैसे आए होंगे, किससे मल्टीप्लाई करके? 4 से 60 डिवाइड कर दो 4 15 आ जाएगा, तो 15 जो है वो हमारा स्केल फैक्टर हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे 15 आएगा, तो इसलिए आंसर आप देखोगे तो C है। ऐसे चेक करते हैं। ओके। What will affect the similarity of any two polygons? Similarity of two polygons. Polygons माने कोई भी क्लोज फिगर, ठीक है, कोई भी क्लोज फिगर है तो उसकी सिमिलैरिटी पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा। दे आर फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी रख सकते हो आप। लेट्स से ये दो पॉलीगन्स हैं, ठीक है, ये दोनों सिमिलर हैं। अब इसको ऐसे रखो या ऐसे ही रखो, सेम ही रहेंगे ना। दे आर डायलेटेड बाय अ स्केल फैक्टर, तब भी सेम रहेंगे। डायलेटेड का मतलब है कि यहाँ पे हम कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे अगर एक 2 है तो दूसरा 4 है, एक 6 है तो दूसरा 12 है, तो मतलब कुछ स्केल फैक्टर। दे आर ट्रांसलेटेड डाउन, हो सकता है ऊपर नीचे हो सकते हैं एक्सेस पे, तब भी चलेगा, लेकिन वो एक दूसरे के मिरर इमेज, दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर, वो दोनों सेम नहीं हो सकते, वो सिमिलर है बट सेम नहीं हो सकते, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ओके। हाँ, so D would be the answer. एंड ये क्वेश्चन नंबर 3,
जितना मुझे दिख रहा है उसके हिसाब से, इफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स हैव अ स्केल फैक्टर ऑफ a is to b, ठीक है, जैसे वहां पे 1:4 था ना। हम्म 1 मिनट, कहाँ गया कर्सर? ओके, जैसे वहां पे a is to, there's some issue with the writing pad, 1 minute, एक बार इसको ट्राई करो। समझ नहीं आया ये वाला। a is to b है, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टू ट्राइंगल्स इज ट्रू। आपने भेजी है स्टेटमेंट्स? स्टेटमेंट नहीं भेजी हुई यार, स्टेटमेंट्स भेजो। अच्छा स्टेटमेंट नहीं भेजी हुई। नहीं, okay, the ratio of their perimeters is 3a is to b, their altitudes have a ratio of a is to b, their medians have a ratio a by 2 is to b, their angle bisectors have a ratio a square। d तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, एंगल बाइसेक्टर्स का कोई रोल नहीं है, ठीक है। पेरीमीटर्स, अब देखो, अब ध्यान से देखना व्हाट आई एम राइटिंग हियर। लेट्स से ये 3 है, ये 3 है, ये 6 है, अच्छा ट्राइंगल्स है, सॉरी मैंने क्वाड्रिलेटरल बना दिया। लेट्स से 3 है, ये 6 है, ये 9 है, ठीक है, और यहाँ पर ये है 4, ये है 12 और ये है 8, ठीक है। तो अब इनका पेरीमीटर का भी सेम ही रेशियो होगा जो इन साइड्स का रेशियो होता है, तो 3a:b नहीं होगा, उसका पेरीमीटर का रेशियो भी a:b होगा, तो a भी कैंसिल हो गया, ठीक है। आप कर भी सकते हो, देखो इधर जो मैंने रेशियो लिया है वो 3:4 का लिया है, 3:4, 9/12 भी 3:4 बन जाएगा और 6:8 भी 3/4 बन जाएगा जब आप उसको सिंप्लीफाई करोगे। अब इन सबको ऐड करते हैं, 3 + 6 9, 9 + 9 18, 12 + 8 20 24, 18:24 का रेशियो भी 3:4 ही होता है, वो पेरीमीटर है। एल्टीट्यूड्स, यस, एल्टीट्यूड्स मतलब जो साइड्स का रेशियो होता है वही सिमिलर ट्रायंगल्स में एल्टीट्यूड का रेशियो भी सेम होता है, कुछ भी हो सकता है बट वो सेम होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट कौन सा है? जो मैंने खुद भेजा है, मतलब जो रिटर्न है उसके आगे क्वेश्चन नंबर, जिसमें x दिया हुआ है। 1 मिनट। It says ABC equilateral triangle area. Can you hear me? यस 2a उसकी साइड है, तो बस इसका एल्टीट्यूड निकालना है। अब तो निकाल लोगे, अभी हमने डिस्कस किया है। √3/2 इंटू साइड, साइड क्या है 2a, तो √3a हो जाएगा बस। 1 मिनट।
बट ये √3/a कैसे आया? ये अभी तो हमने किया है, फॉर्मूला भूल गए? अभी किया है √3/a into 2a, बट 2a की वैल्यू 2 से 2 कैंसिल ना, तो 3a तो बचा। ओके, √3 is equals to a. इक्वल टू क्यों? a के टर्म्स में ही आएगा √3a। अगर साइड a की टर्म में है तो एल्टीट्यूड भी a की टर्म में ही आएगा। ओके, नेक्स्ट करें। Two similar figures are below. Find the value of x and y. Similar है तो आपको पता होना चाहिए साइड्स का रेशियो इक्वल, एंगल्स भी इक्वल, ठीक है? तो अब इसमें एंगल है तो एंगल हो जाएगा x हो जाएगा 58 और y हो जाएगा 130 बस। मतलब इसमें कोई और नहीं करना, कुछ और? कुछ भी नहीं करना, एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, बस ये ध्यान रखना कि कॉरेस्पॉन्डिंग होने चाहिए, मतलब साइड्स के हिसाब से लेना है। ओके, यहाँ पे भी x आ जाता है ना ट्राइंगल्स में, वहीं पे प्रॉब्लम हो जाती है। अलजेब्रा दिखने लग जाता है। लीनियर इक्वेशंस इतना बेकार नहीं है, बट पॉलिनोमियल्स है। क्वेश्चन नंबर 64 4। इसमें तो आपके पास ये 60 हो जाएगा ना, ये वाला पार्ट 60 हो जाएगा, राइट? ये 60 विच पार्ट? वर्टिकली ऑपोजिट। वर्टिकली अपोजिट एंगल। और कुछ भी गिवन है क्या इसमें? इसकी कोई कंडीशन गिवन होगी, आपने पूरा क्वेश्चन नहीं भेजा। नहीं, यहीं तक है इसमें, बस इतना ही। बट 64 में तो 3x + 29 डिग्री है। 1 मिनट में देखती हूँ। नो, बस इतनी ही फिगर दी हुई है। नहीं, क्वेश्चन तो कुछ ना कुछ होगा ही। 1 मिनट में बुक से ही देखती हूँ। या तो लाइंस पैरेलल होनी चाहिए या फिर कोई और रीजन होना चाहिए, कंडीशन सॉरी। इसमें बस इतना ही दिया हुआ है, कंसिडर द फिगर गिवन बिलो। इसमें कोई मार्क है क्या, मतलब साइन है कोई? नो, मुझे क्वेश्चन भेज दो या तो। 1 मिनट, ये दिया हुआ है c = 70 डिग्री एंड b बस = 70 डिग्री। ये तो था। वो ऑप्शन में लिखा हुआ है। ऑप्शन में निकालना क्या है? मैं आपको ना एक बार पूरा इक्वेशन भेजती हूँ, प्लीज सेंड। कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, तो ये हमें यूज करनी है ना, ये दीज आर नॉट ऑप्शंस जो आप 70 बता रहे हो। ये बोल रहे हैं कि हमें इन अच्छा, दोनों स्टेटमेंट। क्या चाहिए होगा कि जिससे हमारा आंसर आ जाए, तो ये तो चाहिए हमें, तभी तो आई वाज सेइंग दिस। तो दोनों ही चाहिए अलग अलग, एक ये भी 70 चलेगा और ये भी 70 चलेगा, दोनों चलेगा, तो डी आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि आपके पास अगर तीनों एंगल्स हैं और इक्वल टू 180 होता है, बस आप वहां से x निकाल सकते हो ना, 70 + 60 + 3x + 29 = 180, वहां से x आ जाएगा। ओके, आप एक बार x फाइंड ही कर सकते हो, तो हाँ, बिल्कुल क्वेश्चन आ मुझे गया तो। जितना दिखाई दे रहा है मैं उस हिसाब से करूंगी। 60 + 70 + 3x + 29 इक्वल, आपको आंसर नहीं निकालना, आपको बस देखना है कि आ जाएगा ना।
60 प्लस 70 होता है 130, 130 प्लस 29 होता है 159, तो 3x 180 माइनस 59, 159 सॉरी, 3x हो गया 21, x आ गया 7, यही चाहिए था। Yes. अब ऐसे ही अगर हमारे पास वो सफिशिएंट है, कहा गया, हाँ, तो ऊपर वाला अब a था हमारा 7x प्लस 1, अब कह रहे हैं अगर ये 70 होता, सेम 7x प्लस 1 प्लस 70 प्लस 60 इक्वल टू 180, 7x इक्वल टू 180 माइनस 131, और यहाँ से 7x आ जाएगा 49 और x आ जाएगा 7 अगेन, तो ये सफिशिएंट है, ये सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें डी हुआ कि both statement together is sufficient. राइट। Okay. Next concept is दो ही क्वेश्चन है ना? Yes, two ही questions हैं. In the given figure, QR is parallel to AB, RB is parallel to BD. इसमें बस इक्वल कर दो। देखो, आई टेल यू, ये बिल्कुल जो नीचे लिखा हुआ है ना, एग्जैक्टली वही करना है। x ओवर x प्लस 2 इक्वल टू बी आर ओवर आर सी, और अब आपको प्रूव करने की तो इसमें नीड है नहीं, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड है, तो आप सीधा ये लिख सकते हो x ओवर x प्लस 2 इक्वल टू 5x ओवर 5x प्लस 4, बस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके जस्ट गेट द वैल्यू ऑफ x। एक ही तो वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन है। ये ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, एक बार आप इसकी फिगर बना सकते हो? फिगर तो बनी हुई है, अब बताओ। मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है? इक्वेशन CAB 5x स्क्वायर and प्लस CAD. 4x, हाँ, ये है सी क्यू, सॉरी, ए क्यू ओवर क्यू सी इक्वल टू डीपी ओवर पीसी। दिस इज क्वेश्चन 66। Yes. डू यू वांट मी टू सॉल्व इट? Okay, मैं एक बार ट्राई करती हूँ. 1 सेकंड में ट्राई कर रही हूँ. इसमें फाइंड क्या करना है? x, Yes. दिस इज नॉट 5x, दिस इज 3x। ऊपर सही लिखा हुआ है, नीचे फिगर में गलत लिखा हुआ है। ओके, तभी 0 आ रहा था. राइट, अब ठीक है। थ्री है x की वैल्यू. I can find it out. I don't know what is it. So 2x square equal to 2x. So x, जीरो और 1 आ रही है, 0 तो हो नहीं सकती, 0 1. 1 आएगी। 1.
एक सेकंड में क्वेश्चन नंबर 66 के ऑप्शंस इसमें ना 1, 6, 3 एंड 9 चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं। 1 6 तो 1 हो 3, जाएगा, 9 1 है ना, 1 कैसे? 1 ही तो आई है x की वैल्यू, वही तो निकालना था या और कुछ निकालना? मेरे भी ना x की वैल्यू 3 आई है जब मैंने सॉल्व किया। मैं एक बार दोबारा करती हूँ। मैंने ना मल्टीप्लाई की जगह जल्दी में प्लस कर दिया था, तब आई थी 3 वैल्यू। ओके ओके के एक क्वेश्चन और है वो कर लें। ओके इसकी ना फिगर मैंने बनाई थी बट वो मुझसे गलत बन गई थी। which question 46? यस xy is drawn parallel to the base BC of a triangle ABC. So ABC है, BC will be here. XY is drawn parallel like this. Cutting AB at X and AC at Y. If AB is 4 times BX. Okay. So BX अगर X नहीं लेते, कुछ और ले लेते हैं, P ले लेते हैं, तो AB will be 4 times. तो मतलब ये 3P हो जाएगा बचा हुआ, तभी पूरा 4P बनेगा ना। और C है 2, then AY is equal to what? बस P over 3P over P. Let's say हमें Q निकालना है, तो Q over 2 कैंसिल हो जाएगा, Q की वैल्यू 6 आ जाएगी। ओके अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई कर। करेक्ट। ये था तो इजी बट मुझे टफ लग रहा था देखने में। इसमें क्या करना है? एक है, एक है वो लास्ट है वो वाला। एक क्वेश्चन भेजा है मैंने आपको 75। Observe the right triangle ABC, right angled at B as shown below. What is the length of PC? अब इसमें ना क्या मैटर करता है, इसमें मैटर करता है कि आप कौन सी साइड्स ले रहे हो। ठीक है, तो अब जैसे एक बड़ा ट्राइंगल है, एक छोटा ट्राइंगल है, राइट? तो एंगल बी के सामने 2x + 5। Wait, I'll just do it. ये x है और ये x + 5 है। ओके दिस इज 90। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो एंगल B है उसके सामने है 2x + 5। और अगर हम छोटा ट्राइंगल ले लेते हैं, 2x + 5 तो बट है ही नहीं, x + x x + 5 है। ये पूरा AC ओके ओके आपको निकालना है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ PC? मतलब बेसिकली x निकालना है। देखो, अब आपने लिया ये ट्राइंगल BPC,
ये 90 है, इसके सामने वाली BC है जो हमें नहीं पता, ठीक है। अब एक है एंगल C जो दोनों में कॉमन है, इसके हिसाब से एंगल C में है BP, वो भी हमें नहीं पता। और इसके हिसाब से एंगल C में क्या हो जाएगा 5, राइट। बट अभी और भी नहीं पता। अच्छा हम ये निकाल सकते हैं, अब BC निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ x, पाइथागोरस थ्योरम। ट्रायंगल ABC 2x + 5 का होल स्क्वायर 2x + 5 इक्वल टू 25 + BC स्क्वायर, राइट। तो 25 से 25 कैंसिल, तो आपके पास बचेगा 4x² + 20x इक्वल टू √, ये पूरा आपका BC आ जाएगा, राइट। इवन आप इसमें से कॉमन भी ले सकते हो, 4x लिया तो x + 5 आ गया, 4 में से आप 2 कॉमन ले सकते हो। ये तो रूट में आ रहा है, ये बहुत लेंदी नहीं हो जाएगा? और क्या कर सकते हैं इसमें, और तो हमें कुछ भी नहीं गिवन। एक सेकेंड, अगर हम यहाँ से लें 5/x, ये 90 के आगे 5 है और एंगल B के आगे है x, और इधर से लें हम x + 5 over 5, 2x + 5 Over 5? just 1 minute, I'm solving it, then we'll explain it. So ये हो जाएगा 2x² + 5x इक्वल टू 25, तो -25, तो 2x² + 10x - 5x x + 5 - 5x + 5, तो x की वैल्यू आ गई 5/2, हाँ ये आ रही है, x 5/2 आ गया, तो 5/2 + 5 हो जाएगा 2.5 + 5, आंसर होना चाहिए 7.5। डू वी हैव 7.5? यस, डी ऑप्शन। मैं आपको बता देती हूँ कैसे आया है, ध्यान से देखो। Yes. पाइथागोरस की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए हमने कोई इजी मेथड निकाला है। आपने लिया छोटा ट्रायंगल ABP और BPC, ठीक है, सॉरी, छोटा ट्रायंगल ABP और बड़ा ट्रायंगल ABC पूरा। तो एंगल P भी 90 है, 90 के सामने 5 था, ये हमने 5 रख दिया, ठीक है। यहाँ पर 90 के सामने 2x + 5 है, हमने 2x + 5 रख दिया। ये क्लियर है? अब वहां पर एंगल B के सामने है x, छोटे ट्रायंगल में एंगल B के सामने है x, और वहां पर है एंगल C के सामने 5, ये कॉरेस्पॉन्डिंग है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x आ गया 5/2, हमें चाहिए था x + 5, 5/2 + 5 कर दिया, 7.5 आ गया। Okay. इसको लेना सही नहीं है क्योंकि उससे कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इसलिए हमने छोटा ट्रायंगल ABP लिया और बड़ा ABC लिया। Okay. बस ना ये x वाले क्वेश्चंस आने नहीं चाहिए ट्रायंगल में। कोई बात नहीं, अभी आप पढ़ने वाले हो? अभी और क्वेश्चंस तो नहीं है, मुझे ना एक्चुअली रिवाइज करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एरिया वाला, वो दोनों रह गए थे। आपका एग्जाम किस टाइम है? ये 11-10 से स्टार्ट होगा। Do you want me to take class in the morning tomorrow? या फिर आपको रिवाइज करना है बस? मॉर्निंग में तो मैं रिवाइज करूंगी, बट अगर कोई क्वेश्चन होगा तो फिर वो मैं आपसे पूछ मॉर्निंग में। डन, ठीक है, तो अब आप प्रैक्टिस करो अच्छे से, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, गिव योर बेस्ट शॉट, ठीक है, एंड डू नॉट पैनिक एट ऑल। डन, ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट। Okay, bye, good night.